श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री इष्ट देवाय नमः। देखिए, आज का दूसरा दिन है और हम प्रारंभिक ज्ञान खंड के दूसरे अध्याय पर इसमें चर्चा करेंगे। और भी छात्र जुड़ते जा रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं। प्रारंभिक ज्ञान में जहाँ तक महत्वपूर्ण मोड नहीं आवेगा वहाँ तक सारे वीडियो लोकल सबके लिए चलेंगे। जब कोई महत्वपूर्ण मोड आएगा उसी वीडियो को प्राइवेट करेंगे। तो आप चाहें तो अभी भी समय है, जोड़ सकते हैं। एक दिन का वीडियो हुआ है हमारा। तो देखिए, सिद्धांत ज्योतिष, खगोल, काल और पृथ्वी के आयामों का विज्ञान। सिद्धांत ज्योतिष जो है खगोल, काल और पृथ्वी में के आयामों का विज्ञान है। वेद चक्षुओं के लिए दम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्ये अस्य तेनोच्यते संयुतोऽपि तरेह कर्णनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करः। अर्थात ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है और सभी अंगों में इसकी प्रधानता है, क्योंकि कान, नाक और अन्य अंगों से युक्त होकर भी मनुष्य नेत्र के अभाव में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। देखिए, इससे पूर्व के अध्याय में आपने वीडियो देखा हो तो बताया गया था कि ये जो हमारा ज्योतिष है वो वेद पुरुष का नेत्र है। वेद पुरुष ही नहीं, समस्त शास्त्रों का नेत्र हैं। ये पूर्व के वीडियो में आपको मय प्रमाणों के बताया गया था। तो ज्योतिष के व्यक्ति के नाक नहीं होगा तो चलेगा, कान नहीं होगा तो चलेगा, पैर से एक पैर भी हुआ तो चल जाएगा, परंतु नेत्रों से हीन होकर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। यदि दो पैर भी नहीं हुए तो भी वह बैठा बैठा कुछ तो इनकम कर सकता है, किराने की दुकान खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, परंतु नेत्र के बिना तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ज्योतिष ही वेद में मुख्य माना गया है। इसलिए इस वेद के नेत्र का अध्ययन अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस अध्याय के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, इस अध्याय को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात पाठक निम्नलिखित विषयों को समझने में सक्षम होंगे। मतलब ये जो है आप अध्याय पढ़ लेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिद्धांत पद की ज्योतिषी विशेषताओं और व्याख्या में निपुण होना। सिद्धांत जो पद हैं उसकी ज्योतिषी विशेषता और व्याख्या में निपुण हो सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में हुआ है इसे जानना। सिद्धांत शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। और सिद्धांत ज्योतिष के मूल विषयों से अवगत होना। सिद्धांत ज्योतिष के जो है मूल विषय क्या है उनसे अवगत हो सकेंगे। इस प्राचीन विद्या का आधुनिक संदर्भ में सदुपयोग की दृष्टि से समन्वय स्थापित करने में कुशल होना। ये जो हमारी प्राचीन विद्या है इसको आधुनिक संदर्भ में सदुपयोग की दृष्टि से समन्वय स्थापित कैसे कर सकेंगे, आधुनिक समय में इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकेंगे, उस पर चर्चा होगी। सिद्धांत ज्योतिष का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर इसमें शोध के अवसर उत्पन्न करना। सिद्धांत ज्योतिष का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करके फिर इसमें शोध करने के लिए भी आप अपनी मन मस्तिष्क को उधर लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या शोध किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के 3 मुख्य स्कंदों में सिद्धांत की प्रमुखता को सहजता से समझना। ज्योतिष शास्त्र की
के 3 मुख्य स्कंद है, सिद्धांत, संहिता और होरा। उसमें से सिद्धांत की जो प्रमुखता है उसको कैसे आसानी से समझा जाए उसको इसमें बताया जाएगा। वैसे यहाँ पर इस अध्याय का संक्षिप्त सार बताया जा रहा है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना समझना है तो आप हमारा प्रारंभिक ज्ञान खंड मंगवा सकेंगे, उसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएगी और विस्तार से मिलेगी। यहाँ वीडियो में संक्षिप्त रूप में आपको बताया जा रहा है। प्रस्तावना। ज्योतिष शास्त्र मूलतः आकाशीय ज्योतिषमान पिंडों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्योतिषकों का अध्ययन किया जाता है ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष को कहते हैं तारे, चमकने वाले तारे, उनका अध्ययन जो किया जाता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष की एक ये भी परिभाषा दी जा सकती है। इसके द्वारा न केवल मानव जीवन बल्कि समस्त खगोलीय एवं भौगोलिक स्थिति के विषय में भी विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भौगोलिक और खगोलिक, खम कहते हैं आकाश को, और उस खम बीज से जो बना है खगोल, जिसके अंतर्गत आकाश का अध्ययन किया जाए वो खगोल होगा, और जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाए तो भूगोल होगा। तो इसकी परिभाषा भी इस प्रकार से दी जा सकती है कि ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकाशीय तारे और आकाश का अध्ययन किया जाए उसे खगोल कहते हैं या खगोल ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाए उसे भूगोल ज्योतिष कहते हैं या भौगोलिक ज्योतिष कहते हैं। हालांकि इस शास्त्र की अवधारणा के पीछे मूल रूप से वेदों में काल ज्ञान के लिए विस्तृत चिंतन है, लेकिन इसका सीधा संबंध प्रत्यक्ष विज्ञान और भौतिक जगत से भी सिद्ध होता है। इसका भौतिक जगत से भी सीधा संबंध है। यही कारण है कि इसे काल विधान शास्त्र कहा जाता है। इसको काल विधान शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि उचित काल, अयोग एवं सुयोग का निर्धारण ज्योतिष के द्वारा ही किया जाता है। आचार्य कहते हैं कि यज्ञ आदि कर्मों की प्रवृत्ति वेदों का मुख्य विषय है और वे यज्ञ काल पर आश्रित होते हैं। इसलिए जो ज्योतिष काल विधान शास्त्र को जानता है वह वेदों के सभी रहस्यों को सहजता से जान लेता है। यदि वेद के नेत्र का ही अगर आपको ज्ञान है तो बाकी अंगों का अध्ययन तो बड़ा आसानी से किया जा सकता है। व्यवहार की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र का सीधा संबंध समाज से होने के कारण इसने अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की है। यह शास्त्र धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति में मदद करता है और मोक्ष में भी मदद करता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा अंतिम समय कब आने वाला है, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाऊं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों पुरुषार्थों को ये देने वाला है। अब आप कहेंगे धर्म कैसे होगा ज्योतिष से? तो आपके पास कोई यजमान आया और उनने पूछा कि भाई मेरे क्या चल रहा है, तो भाई आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं, आप अमुक अमुक दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जप अनुष्ठान करवाइए, तो आपके माध्यम से ये धर्म निकल रहा है। उसके बाद अर्थ की प्राप्ति तो होगी ही क्योंकि यजमान आपको कुछ दे के ही जाएगा। काम, जब आपके पास धन आएगा तो आपकी कामनाओं की पूर्ति स्वतः होती जाएगी। और मोक्ष का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार
3 पुरुषार्थों के बाद भी 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति इससे बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भास्कराचार्य के अनुसार इसके अध्ययन से धर्म, अर्थ, काम और यश की प्राप्ति संभव होती है। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और यश और मोक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब आपने अगर ज्योतिष में अच्छा अध्ययन किया और अच्छे अध्ययन के बाद यदि यजमानों के प्रश्नों का अच्छी प्रकार से समाधान किया तो आपको यजमान धन्यवाद देंगे और आपकी यश और प्रतिष्ठा सर्वत्र फैल जाएगी। इसकी व्यापकता और लोकोपकारिता के कारण ही विद्वानों ने इसे वेदांग में समाहित करते हुए वेद पुरुष के नेत्र के रूप में परिकल्पित किया है। इसकी विशेष उपादेयता के कारण, इसका विशेष उपयोग होने के कारण ही इस शास्त्र को कहाँ सम्मिलित किया है? वेद के नेत्र के रूप में जो है इसको स्वीकृत किया गया है, स्वीकार किया है। विद्वानों ने इसको वेद का नेत्र बताया है। ज्योतिष शास्त्र का स्कंदत्रय। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद पूर्व में अध्याय 1 में भी चर्चा कर चुके हैं, 2 अध्याय में भी प्रारंभ में हम चर्चा कर चुके हैं कि ज्योतिष 3 स्कंदों से युक्त हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो ज्योतिष शास्त्र अत्यंत व्यापक एवं गंभीर हैं। आचार्य वराहमिहिर ने 5वीं शताब्दी में ज्योतिष शास्त्र को स्कंदत्रयाधिष्ठितम 3 स्कंदों पर आधारित कहा है। नारद महर्षि ने भी सिद्धांत, संहिता और होरा को विषय की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रधान स्कंदों में विभाजित किया है। 3 प्रधान स्कंद हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। होरा को दूसरे रूप में हम जातक भी कह सकते हैं। जातक का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाए वही हो रहा है। तो इसकी परिभाषा देना हो तो इस प्रकार भी दे सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जातक का अध्ययन किया जाता है होरा कहलाता है। संहिता की भी परिभाषा दे सकते हैं हम। ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, ग्रहण, भोगांश, ग्रहों के भोगांश, लोभ दर्शन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे संहिता कहते हैं। सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रह का गणित, अहरगणादि साधन, लोभ दर्शन आदि का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांत कहलाता है। देखिए, भास्कराचार्य के अनुसार जो विद्वान जातक, संहिता और गणित स्कंद के कुछ भाग को जानते हुए भी विविध युक्तियों से युक्त सिद्धांत शास्त्र को नहीं जानता, वह ज्योतिष शास्त्र के तत्व ज्ञान में प्रयोजन विहीन अकिंचित करह हैं। सिद्धांत ज्ञान के बिना अन्य शास्त्र शाखाओं का अध्ययन एवं एक सुंदर चित्र दीवार पर बने राजा के चित्र या लकड़ी के सिंह की तरह होता है, जिससे कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यदि आपने ज्योतिष का पूरा अध्ययन कर लिया, आप फलित में माहिर हैं, आप संहिता में माहिर हैं, परंतु आपने सिद्धांत को नहीं समझा है, अर्थात ग्रहों के भोगांश निकालना नहीं आते हैं, पंचांग का गणित नहीं आता है, ग्रहों के लोप दर्शन नहीं आते हैं, ग्रहों का उदय अस्त नहीं आता है, ग्रहों का वक्र मार्गत्व आपको नहीं आता है। अगर आप इस ज्ञान से रहित हैं तो आप उस सिंह के समान हैं जो लकड़ी का बना हुआ है और एक दीवार के ऊपर टंगा हुआ है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात हमें अपने जीवन में यदि हम ज्योतिष का कार्य करते हैं तो हमें तीनों स्कंदों का अध्ययन करना चाहिए और पंचांग बनाना आवश्यक नहीं है,
पंचांग निर्माण की गणित अवश्य ही हमारे ध्यान में रहना चाहिए, ताकि हम कहीं भी जाएं तो त्रिस्कंद ज्योतिष के ज्ञाता कहला सकें और उस पर अधिकार पूर्वक कोई बोलने के लिए कह दे तो बोल भी सकते हैं। सिद्धांत ज्योतिष स्कंद। अब ज्योतिष के जो सिद्धांत वाला भाग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सिद्धांत पद ज्योतिष शास्त्र में पारिभाषिक हैं, जिसका अर्थ व्यापक है। सिद्धांत का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसकी परिभाषा है, सामान्य ज्योतिषी परिभाषा इसकी है, यत्र कल्पादिर्ग्रहानयनम स सिद्धांतः, अर्थात ग्रह साधन की वह प्रक्रिया जिसमें कल्प काल की सबसे बड़ी इकाई को आधार मानकर ग्रहों का गणित किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। पूर्व अध्याय 1 में आपको बताया गया था कि सिद्धांत वह है जिसमें कल्प के आदि से ग्रहों के भगणों में अहरगण का गुणा कर कल्प कुदिन का भाग लगाकर आदि गणितीय प्रक्रिया से, जो अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, विस्तार से जब हम हमारे गणितीय भाग में जाएंगे तो उसमें कल्प कुदिन का भाग लगाकर जो उसकी गति आज तक की आती हैं वह लाकर हम उस ग्रह को मध्यम करते हैं। मध्यम ग्रह को फिर उसमें मंद फल का संस्कार करके सूर्य चंद्र को स्पष्ट करते हैं और शेष ग्रहों में शीघ्र फल का संस्कार करके उनको स्पष्ट करते हैं। ये गणित जो है जिसमें पाया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत ग्रंथों के अंतर्गत कई हैं। पितामह सिद्धांत हैं, सूर्य सिद्धांत हैं, सिद्धांत शिरोमणि हैं, ऐसे कई सिद्धांत हैं जिनके पीछे सिद्धांति लगा हुआ है। अब सिद्धांत की एक शाखा और है तंत्र, जिसमें किसी युग के प्रारंभ से अर्घनादि साधन कर आज तक के ग्रह बनाना, और करण जिसमें किसी अभिष्ट शक या सन से या संवत से आज तक के अर्गण बनाकर ग्रहों को स्पष्ट करना, वो करण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो सिद्धांत के 3 भाग हैं। नंबर 1 आया आपका, वो क्या आया? सिद्धांत। नंबर 2 पर आया आपका, एक तो मैं फिर से लिख देता हूं, सिद्धांत। नंबर 2 तंत्र। नंबर 3 करण। ये 3 सिद्धांतों के भाग हैं। इन तीनों को सिद्धांतों का भाग कहा गया है। देखिए, भास्कराचार्य की विस्तृत परिभाषा है। आचार्य भास्कराचार्य के अनुसार सिद्धांत वह है जिसमें त्रुटि काल का सबसे छोटा मापक से प्रारंभ कर प्रलय कल्प तक काल की गणना हो। त्रुटि किसे कहते हैं? एक बहुत ही महीन नुकीला कोई पिन हो, उसको कोमल गुलाब की पंखुड़ी में चुभाने में जो समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। क्रम से मानो कालमान का वर्णन हो, कालमान का वर्णन होना चाहिए। और देखिए, सिद्धांत में त्रुटि से वो सुई चुभोने से लगाकर पूरे प्रलय काल तक का जो समय का जिसमें वर्णन हो, ऐसा सिद्धांत माना गया है। ग्रहों की कल्पादि ग्रहचार निरूपित हों, ग्रहों की गत्यादि ग्रहचार निरूपित हों। गत्यादि मतलब गति आदि, गति हों, भोग हों, वक्री हों, मार्गी हों, ये चीजें इसमें हों। व्यक्त अंक गणित तथा अव्यक्त बीज गणित दोनों गणितों से युक्त प्रश्नोत्तर हों। गणित 2 प्रकार की हैं। एक तो नंबर 1 है व्यक्त और नंबर 2 है अव्यक्त। व्यक्त गणित वो है जिसमें
अंक गणित आती हैं, और अव्यक्त गणित वो हैं जिसमें बीज गणित आती हैं, अर्थात हमारे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हुई या ज्यामिति सर्वसमीकाएं हुई, वो इसके अंतर्गत आती हैं, अव्यक्त गणित के अंतर्गत। भूमि तथा ग्रह नक्षत्रों की संस्थिति स्वरूप का कथन हो। भूमि ग्रह नक्षत्रों की कहाँ पर हैं उनका कथन हो। ग्रह नक्षत्र से संबंधित यंत्रों का वर्णन किया गया हो। ग्रह नक्षत्र से जो संबंधित यंत्र हैं उनका वर्णन भी जिसके अंतर्गत आता हो। भास्कराचार्य ने सिद्धांत को गणित स्कंद में निपुण आचार्यों द्वारा परिभाषित माना है। ये भास्कराचार्य ने सिद्धांत को गणित स्कंद में निपुण आचार्यों द्वारा परिभाषित माना है। अन्य ग्रह साधन प्रक्रियाएं काल गणना के आधार पर, अन्य ग्रह साधन की जो प्रक्रिया है वो काल गणना के आधार पर है। तंत्र युगादि से काल गणना कर ग्रह साधन की प्रक्रिया, किसी युग के प्रारंभ से लगाकर आज तक का ग्रह बनाने को ही उसे तंत्र ग्रंथ कहते हैं। देखिए, जो हमारा युग प्रारंभ होता है, कोई सा भी युग प्रारंभ हो, उसमें सारे ग्रहों के भोगांश शून्य हो जाते हैं। सभी ग्रह अपने अपने मूल बिंदु पर होते हैं, मेष राशि के प्रारंभिक अंश में होते हैं। तो वहाँ से ग्रह साधन करेंगे तो वो भी कल्पादि की तरह होगा, परंतु कल्पादि से जो ग्रह साधन किया जाता है उसमें और इसमें अंतर परिलक्षित होगा। करण शक अष्टशक से काल गणना कर ग्रह साधन की प्रक्रिया, करण ग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें किसी शक या किसी सन या किसी संवत से गणना कर ग्रहों को आज तक का बनाया जाए, उसे करण ग्रंथ कहते हैं। सिद्धांत का महत्व, सिद्धांत ज्योतिष ग्रह गणित से संबंधित सभी विषयों का वर्णन करता है और ग्रहों का स्पष्टीकरण एक स्वरूप प्रदान करता है जिसका उपयोग संहिता एवं होरा फलित ज्योतिष में किया जाता है। भास्कराचार्य ने सिद्धांतहीन देवज्ञ ज्योतिषी की तुलना हाथी और घोड़े से रहित सेना, आम वृक्ष से रहित बगीचे, जलहीन तालाब और परदेश गए पति वाली नई वधू से की है जो शोभायमान नहीं होते हैं। अर्थात कोई देवज्ञ है, अपने आप को ज्योतिषी कहता है और वह इस सिद्धांत खंड का ज्ञाता नहीं है, तो वो हाथी घोड़े से रहित सेना के समान है। दूसरा, एक बगीचा है और जिसमें आम का पेड़ नहीं है, तो वो बगीचा किस काम का है। तीसरा, जलहीन तालाब के समान है, तालाब तो है पर उसमें पानी नहीं है। और परदेश गए पति वाली नई वधू के समान है, जो नई विवाहिता आई है और उसका पति विदेश चला गया है। इतने अवगुण सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने से ज्योतिषी के अंतर्गत होते हैं, अर्थात वह किसी कार्य का नहीं होता, चाहे कितना ही अच्छा सटीक फलित कथन करता हूँ। तो आपको चाहिए कि यदि आप फलित के विद्वान हैं, आप जन्मपत्रिका के विद्वान हैं, संहिता के विद्वान हैं, परंतु यदि सिद्धांत नहीं आता है तो उसको अवश्य ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का आचार्य वही हैं जिसको त्रिस्कंदों का ज्ञान हो, अन्यथा वह 3 स्कंद का ज्ञान नहीं रखता है तो आचार्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। सिद्धांत ज्योतिष पर हम अलग अलग भागों में चर्चा करेंगे कि सिद्धांत ज्योतिष से क्या क्या हमें प्राप्त होगा। देखिए, सिद्धांत ज्योतिष से हमें एक तो ग्रह गणित की प्राप्ति होगी, अर्थात ग्रहों को कल्पादि से लाकर आज तक के स्पष्ट करेंगे, आज तक के लाएंगे, आज तक के लाके उनको स्पष्ट करेंगे, स्पष्ट करेंगे तो हमारा ग्रह गणित हो गया। काल गणना होगी, इसके द्वारा हम समय की गणना कर सकेंगे कि समय कैसा चल रहा है। अहरगण साधन, अहरगण साधन सिद्धांत, आप
सिद्धांत तो ठीक है, पर करण ग्रंथ हो, तंत्र ग्रंथ हो या सिद्धांत ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ से ग्रह साधन कर रहे हैं तो अहरगण साधन तो उसका प्रारंभिक भाग है। अर्थात यदि आप अहरगण नहीं जानते हैं तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अहरगण का ज्ञान सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, एक बात और बता दूं कि अहरगण क्या है। अहरगण करते हैं लोग, अहरगण क्या है? छोटी सी बात है कि हम माना कि शक 1800 से आज तक के ग्रह स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारे पास शके 1800 के मध्यम ग्रह रखे हुए हैं, उनको आज तक चला के लाना है। तो उसके लिए क्या है कि शके 1800 में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के वो ग्रह के मध्यम भोगांश दिए हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शके 1800 की, वहां से आज तक कितने दिन हुए, वही अहरगण है। गणित का उपयोग, इसमें गणित का उपयोग भी किया गया है। ग्रह गणित के खंड, ग्रह गणित के खंड ने एक तो मध्यम ग्रह बनाना और स्पष्टार्थ संस्कार करना और फिर स्पष्ट ग्रह करना। तो देखिए, मध्यम ग्रह तो क्या है कि उनमें जैसे सूर्य को स्पष्ट करना है, तो शके 1800 से आज तक के कितने दिन हुए, उनमें 59 कला 8वीं कला का गुणा कर देंगे और प्राप्त फल को 1800 के सूर्य के क्षेपक में जोड़ देंगे, तो आज का मध्यम सूर्य स्पष्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। बाकी के ग्रहों में भी ऐसा ही है, उनकी जो मध्यम गति है उनमें गुणा करके आज तक के ग्रह स्पष्ट, मध्यम ग्रह स्पष्ट किए जा सकते हैं। इसको मध्यम ग्रह कहते हैं। अब उच्च या नीच, इन ग्रहों के उच्च नीच को भी आज तक का स्पष्ट करना। मध्यम ग्रह में से उच्च घटाना तो मंद केंद्र प्राप्त होगा और मंद केंद्र से मंद फल लेकर उस मध्यम ग्रह में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो स्पष्ट ग्रह हो जाएगा। ये स्पष्ट ग्रह है। खगोली गणित, खम कहते हैं आकाश को, आकाश का बीज है खम, खम आकाश बीज है और जहां ख आता है वहां आकाश की बात की जाती है, अर्थात खगोली जहां आता है वहां आकाश की बात की जाती है। तो पहले ग्रहण साधन करना, नक्षत्र गणना करना, ग्रह युति, उदयास्त साधन, ये दो प्रकार के हैं, एक तो लोभ दर्शन और एक उदयास्त साधन। तो एक तो ग्रहों के लोभ दर्शन ज्ञात करना, एक ग्रहों के उदयास्त ज्ञात करना। अब आप कहेंगे लोभ दर्शन में और उदयास्त में क्या अंतर है, तो मैं इसको भी बता देता हूं। ग्रह सूर्य के नजदीक जाकर तो लुप्त हो जाता है और सूर्य से दूर होने पर वो वापस दिखने लग जाता है, इसको लोभ दर्शन कहते हैं। सबसे अधिक लोपांश और दर्शनांश मंगल के हैं, जो 15 डिग्री पर जाकर लुप्त होता है। 15 डिग्री से कम हुआ और वो लुप्त हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही वह ग्रह प्रतिदिन पूर्वी क्षितिज में बाहर निकलता हुआ दिखता है, उसका दैनिक उदय है, और वो पश्चिम क्षितिज में अस्त होता हुआ दिखता है, वो प्रतिदिन का अस्त है। लोभ दर्शन और उदय अस्त, इसमें ये अंतर है। महापातादि गणित, ये महापातादि गणित जो है ये हमारे सूर्य ग्रहण के गणित के बराबर श्रम साध्य हैं, इसलिए लोग इससे बचते हैं और इधर उधर से इसको लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सूर्य सिद्धांत में इस महापात का गणित बताया है वो स्थूल है। ऐसे ही अन्य करण ग्रंथों में भी उसी तर्ज पर जो है ये महापात गणित बताया गया है, वो भी स्थूल प्रतीत होता है। इसके लिए सूर्य और चंद्र की क्रांति निकाल कर ही उनका क्रांति साम्यकाल निकाला जा सकता है। महापात कहते हैं
का क्रांति साम्य। क्रांति साम्य तो कई ग्रहों के साथ हो सकती है, परंतु यहाँ पर सूर्य और चंद्र की क्रांतियों से मतलब है कि सूर्य और चंद्र की क्रांति जब समान होती है तब ये महापात उत्पन्न होते हैं। एक तो व्यतिपात और एक वेदरतिपात, जिसका मान अधिकतम हाईएस्ट 7 घंटे के अंदर अंदर रहता है। अंदर अंदर ही चलेगा, वो 7 घंटे नहीं होगा। 7 घंटे के अंदर अंदर महापात होता है और ये महापात ग्रहण के सदृश फल करता है और इस महापात में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। सभी प्रकार के शुभ कार्य इसमें वर्जित किए गए हैं। विवाह नहीं कर सकते हैं, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये महापात का गणित बहुत क्लिष्ट है और ये किसी विद्वान से ही सीखा जा सकता है। सामान्य ज्योतिषी के तो बस से बाहर की बात है ये। इसके ऊपर जो है कहीं थोड़ा शास्त्रार्थ भी चला था। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये पुनर्भू होता है। पुनर्भू का अर्थ है आज भी महापात है और कल भी महापात आ जाएगा। ऐसा कई वर्षों में होता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष में ऐसा होता है जब पुनर्भू मतलब फिर से उत्पन्न होने वाला महापात होता है। परंतु कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं और बात भी सही है। लगातार 2 दिन तक एक ही पात कैसे बन सकता है, ये सत्य बात है। दृश्य ग्रह साधन। दृश्य ग्रह क्या है? देखिए, हम सूर्य की मध्यम गति लेते हैं 59 कला 8वीं कला। ये तो इसकी मध्यम गति और 8वीं कला के बाद भी 10 10 और 48 ये छूट जाती है उसकी गति। तो कालांतर में जब और 1 लाख तक की संख्या हो जाती है तो वो जो हमने अत्यंत जो न्यून गति थी उसको छोड़ा था, वो भी यहाँ आकर एक बहुत बड़ा मान उत्पन्न कर देती है। और ऐसे ही चंद्र पर लें तो चंद्र में केवल मंदफल संस्कार किया गया है, जबकि 50 संस्कार करने पर चंद्रमा सूक्ष्मतम स्पष्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर कई ग्रहों के आकर्षण का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, अन्य आकर्षण, पृथ्वी की गति अलग अलग एंगल पर होती हैं, तो वो उसका उपग्रह है तो वो भी अलग अलग एंगल पर जाएगा, उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो इस प्रकार 50 संस्कार होते हैं। और ये पक्षेन दृश्यते दृग्गणिते कि जम तेन पक्षेन कुर्यादितिथ्यादि निर्णयम। तो जिस पक्ष के द्वारा ग्रह प्रत्यक्ष दिखते हो उसी के अनुसार तिथ्यादि का निर्णय करना चाहिए। ये ग्रह लाघवकार ने अपने ग्रंथ ग्रह लाघव में बताई है। तो दृश्य ग्रह का ही हमें अपने गणित में उपयोग करना चाहिए। भौतिक गणित पहला था ग्रह गणित, दूसरा था खगोलीय गणित, तीसरा हुआ भौतिक गणित। इसमें आता है प्रथम बिंदु दिक विचार। दिक कहते हैं दिशा को। दिक 2 प्रकार की हैं, एक तो स्थूल दिक और एक सूक्ष्म दिक। स्थूल दिक वो है कि सूर्य हमें सूर्य की स्थिति 3 प्रकार की है कि एक तो वो ठीक पूर्व में उदय होता है जब सायन मेष 0 डिग्री पर हो, और एक वो 23 डिग्री उत्तर में चला जाता है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री उस मूल बिंदु से दक्षिण में चला जाता है। तो अब हम जब वो 23.5 डिग्री जो है हमारा वो सूर्य पूर्व में दिख रहा है, पर वो ठीक पूर्व में नहीं है। जब हम उसको पूर्व कहेंगे तो वो स्थूल दिक होगी, अर्थात वो स्थूल दिशा होगी जहां वो सूर्य 23.5 डिग्री पर दिख रहा है। ऐसे ही वो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा तो वो सारी दिशाएं स्थूल होगी। सूक्ष्म दिशा वो एक ही दिन होगी जिस दिन वो सायन मेष सूर्य के 0 डिग्री पर होगा। सायन सूर्य जब मेष राशि के 0 डिग्री पर होगा तो वो ठीक पूर्व दिशा होगी, और सूक्ष्म दिक ही वही कही गई है। आप आजकल तो जो है आप चुंबकीय सुई होती है उससे दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। पूर्व समय में ये चुंबकीय सुई नहीं हुआ करती थी, तो उस समय
जब चुंबकीय सुई नहीं होती थी। तो ये जो लोग दिशा का ज्ञान करते थे उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में सूत्र बताया गया है कि क्रांति कितनी है और उसके अनुसार वास्तविक पूर्व दिशा कहाँ होगी। तो एक तो स्थूल दिक हो गई और एक आपकी सूक्ष्म दिक हो गई। अब काल विचार, इसमें काल का विचार भी करेंगे, समय का विचार, काल अर्थात समय का विचार भी भौतिक गणित में किया जाता है। अब देश का विचार, देश का विचार में एक तो अक्षांश होगा और एक देशांतर होगा। तो अक्षांश और देशांतर, जैसे आपकी जो है ये रेखाएं हैं, एक तो ये रेखाएं हैं पूर्वापर है। ये हमारे दाहिने हाथ में पूर्व होता है। अगर उत्तर में मुंह करके बैठें तो उत्तर में मुंह करके बैठेंगे तो ये पूर्व है। तो एक जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसके लिए ये जो अंतर है वो पूर्वापर अंतर है, और एक ये वाला जो अंतर है ये याम्योत्तर अंतर है। जो पूर्वापर अंतर है उसको तो देशांतर के आधार पर नापते हैं, जिसको ज्योतिष शास्त्र में रेखांश कहते हैं, और याम्योत्तर जो अंतर हैं उस याम्योत्तर अंतर को हम अक्षांश के रूप में नापते हैं। याम्योत्तर अंतर बदला नहीं जा सकता है, पूर्वापर अंतर बदला जा सकता है। जैसे पूर्व समय में हमारी 0 डिग्री रेखांश कहाँ थी? उज्जैन में थी, और आज इससे 75 डिग्री पश्चिम में 0 डिग्री रेखांश जा चुकी हैं। तो इस रेखांश का 0 मान कहीं से भी ले सकते हैं, परंतु अक्षांश तो ध्रुव तारे के आधार पर ज्ञात किया जाता है, या हम पलभा से भी अक्षांश निकाल सकते हैं। इस अक्षांश में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपका नगर मान लेते हैं हमारा नीमच ही 24°28 कला पर है, तो वो कहीं का भी वैज्ञानिक आ जाए इस ब्रह्मांड का, तो वो नीमच को 24°28 कला पर ही बताएगा अक्षांश में, जिसको कहते हैं याम्योत्तर अंतर। पूर्वापर अंतर बदला जा सकता है। तो ये हुआ आपका भूगोल स्वरूप। अहोरात्र, अहोरात्र कहते हैं आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय के समय को हम अहोरात्र कहेंगे। अन्य विविध मानादि, अन्य जो है कई विविध मान इससे ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार जो है आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।